हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स, जो कि आपकी क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स की डेफिनेशन, उनकी क्लासिफिकेशन और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं वेदर ए नंबर इज रैशनल और इरैशनल। ओके, चलिए बढ़ते आगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। तो जितने भी नंबर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, जितने भी नंबर्स आपके दिमाग में आ रहा होगा, इंटीजर, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, आपके दिमाग में आ रहा होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, राइट, ओके, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, वो सारे के सारे क्या है आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डिफिनेशन है, एक मतलब दो टाइप के नंबर्स हैं यहाँ पे, एक है रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये जो इमेजिनरी नंबर्स है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, आपको हायर क्लास में पढ़ने, हायर कंसेप्ट तो आपको हायर क्लास में पढ़ना है। तो एक नंबर ना या तो रियल नंबर होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब डिफिनेशन ऐसे है कि एनी नंबर इज ए रियल नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है, इस सिंपल सी डिफिनेशन इसकी। तो वी कैन से दैट एनी नंबर इज ए रियल नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो रही डिफिनेशन इसकी। जितने भी आपके इंटीजर्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव, आपके होल नंबर, नेचुरल नंबर, ओके, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, वो सारे के सारे आपके क्या है? रियल नंबर्स। अब क्लासिफिकेशन कैसे है रियल नंबर्स की, कैसे हम लोग क्लास पे करते हैं? बेसिकली हमने रियल नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक है आपके रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर। अब रैशनल इरैशनल ही क्यों? क्योंकि आप देखो, कोई भी रियल नंबर उठाओ, मैं 4 उठाता हूँ, 4 एक नेचुरल नंबर भी है, 4 एक होल नंबर भी है और 4 एक इंटीजर भी है। ठीक है, जेड से डिनोट करें इंटीजर या फिर आई से डिनोट करो, तो 4 एक होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर भी है। लेकिन 4 को मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, तो रैशनल नंबर बन गया। अब -99 देखो, उसको भी मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब ऐसे नंबर्स है रियल नंबर्स के, कुछ नंबर्स ऐसे जिनको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिनको रैशनल बोलते हैं, और जिनको नहीं लिख सकता हूँ। इसीलिए ऑन द बेस ऑफ दैट दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हुए? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हुए जो पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे, जहाँ पे पी और क्यू क्या होने चाहिए? को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए, को प्राइम इंटीजर्स। एक्चुअली प्योर को इंटीजर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। अब को प्राइम क्यों लिखा मैंने? को प्राइम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना रैशनल नंबर्स की, फॉर एग्जांपल मैं 4/6 लेता हूँ, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म देखो 2/3 है, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इसकी रैशनल नंबर्स की, वो क्या है? ये 2/3। क्यों? कि यहाँ पे दो जो नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये इंटीजर तो है ही, साथ ही साथ ये क्या है? ये आपके को प्राइम भी है। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। यहाँ पे 2 है, 3 है। ठीक है, 2 के फैक्टर्स है 2 × 1 और 3 के है 3 × 1। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तब यहाँ पे इनको बोलेंगे 2 और 3, तो इंटीजर है ही। ये जो रैशनल नंबर है जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है? इंटीजर है। साथ ही साथ ये क्या है? यहाँ पे ये को प्राइम भी है। अब इसकी जो पहली वाली ओरिजिनल फॉर्म थी 4/6, 4 और 6 के फैक्टर्स देखो, 2 × 2 × 1, 6 के देखो 2 × 3 × 1, इसमें 1 के अलावा 2 भी फैक्टर है, तो ये को प्राइम नहीं है। इसलिए स्टैंडर्ड जो फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है वो है ये, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? को प्राइम इंटीजर्स। सो बेटर विल बी टू राइट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, साथ ही साथ पी और क्यू जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम इंटीजर तो होने चाहिए, साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो ऐसे नंबर जिनको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ पी बाई क्यू फॉर्म में, वो क्या है? आपके रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर जहाँ पे दोनों नंबर क्या होने चाहिए? को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए, और साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, अब इरैशनल कौन से हुए फिर? मैंने बोला रियल नंबर्स में या तो रैशनल नंबर आएगा या फिर इरैशनल नंबर आएगा। अब जो नंबर रैशनल नहीं है उसको इरैशनल कहेंगे। नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स, या वी कैन से कि जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है उनको क्या बोलेंगे हम लोग? इरैशनल। फॉर एग्जांपल √2, √3। अगर √2 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 पी बाई क्यू फॉर्म में, लेकिन कंडीशन क्या थी फॉर ए नंबर टू बी ए रैशनल नंबर कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी इंटीजर्स। 1 तो इंटीजर है लेकिन √2 इंटीजर नहीं है ना। तो कहने का ये मतलब था जो नंबर्स आपके रैशनल कैटेगरीज में नहीं आते हैं उनको बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अब फर्दर दो टाइप के रैशनल नंबर्स हैं यहाँ पे। एक तो है आपके, रुको एक सेकेंड, ओके, दो टाइप के रैशनल नंबर्स है, एक है डेसिमल, एक है सिंपली जो मैंने बोला था 0, 1, 2, 3, -1, -2, जिनको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, एक है डेसिमल वाली नंबर 1.6, 2.5, जिनको नॉन इंटीजर्स बोलते हैं। राइट, 1.6 को मैं लिख सकता हूँ 16/10 पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। 2.5 को मैं 25/10 लिख सकता हूँ पी बाई क्यू फॉर्म में। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन इंटीजर्स है लेकिन रैशनल नंबर है, जिनको मैं नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। ठीक है, और ऐसे रैशनल नंबर्स जो सिंपली इंटीजर्स है। ठीक है, राइट, तो इंटीजर्स रैशनल नंबर्स की भी सब कैटेगरीज है, एक है नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर, एक है इंटीजर्स रैशनल नंबर। ठीक है, अब इंटीजर्स को देखो, आप इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1, 2, 3,
इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी प्लस नेगेटिव नंबर्स भी, इन सब को मैं क्या बोलता हूँ, ये है इंटीजर्स। अब अगर इंटीजर्स की फैमिली से आप क्या करोगे, अगर इंटीजर्स की फैमिली से आप नेगेटिव नंबर्स अलग कर दोगे, -1 -2 -3 -4, इनको अलग कर दोगे, किया मैंने अलग नेगेटिव नंबर्स, बचा क्या 0 1 2 3, पॉजिटिव नंबर प्लस जीरो बचा, जिनको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, 0 1 2 3 4 डैश, इनको होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब होल नंबर्स की कैटेगरी से आप क्या करो, जीरो को हटा दो, मैंने जीरो को हटा दिया, बचा क्या 1 2 3 4, काउंटिंग नंबर बचा 1 2 3 4, जिनको मैं नेचुरल नंबर बोलता हूँ, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन किसके, रियल नंबर्स की। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया, सॉरी डेफिनेशन भी हो गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की तरफ। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये कहता है बेसिकली कि कोई भी कंपोजिट नंबर, अभी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, दो टाइप के नंबर्स है, प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर वो नंबर खुद होगा और 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 × 1, इसका फैक्टर 2 है और 1 है, 3 है और 1 है, 7 है और 1 है, और कोई फैक्टर है नहीं। अब यहाँ पे 12 लो, 12 के फैक्टर 1 भी है, 1 × 12 लिख सकता हूँ, 12 के फैक्टर 2 भी है, 6 भी है, 2 × 6 लिख सकता हूँ, 12 के फैक्टर 4 × 3 है। तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स आए ना, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि एनी नंबर, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। और साथ ही साथ बोल रहा है कि ये जो फैक्टराइजेशन होगी, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, क्योंकि हम लोग उसको लिखेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अगर मैं 12 को लिख रहा हूँ 6 × 2, ये तो सिंपल सी फैक्टराइजेशन हुई, मतलब एक नंबर को फैक्टराइज करने, फिर एक्सप्रेस करना एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, ये तो फैक्टराइजेशन हुई। लेकिन एक नंबर को अगर मैं एक्सप्रेस करूँगा 2 3 are 6 और ये 2, अगर मैं एक नंबर को एक्सप्रेस करूँगा एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये फैक्टराइजेशन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये थ्योरम बोलते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सप्रेस कर सकती हूँ या फिर लिख सकता हूँ। साथ ही साथ जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ये होगी यूनिक, ठीक है। ये क्या कहता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब इसका काम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका यूज जो है, इसका यूज है टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, समझ आया, गिवन नंबर्स। तो इसका जो काम है वो है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल लेते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ 6 and 20। 6 and 20 का एलसीएम निकालो आप, 6 के फैक्टर्स ढूंढो पहले, प्राइम फैक्टर्स, 2 3 are 6 राइट, एंड 3 1 are ओके, एंड 20 के फैक्टर्स ढूंढो आप। मुझे क्या निकालना, मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना 6 and 20 का। 20 के फैक्टर्स ढूंढो, 2 10s are, 2 5s are ओके, 5 1s are। अब देखो 6 के फैक्टर्स 2 × 3 ओके, 20 के फैक्टर्स 2 × 2 × 5, 1 लिखने की जरूरत नहीं, वो तो अंडरस्टूड है कि 1 तो रहता है ये सबका कॉमन फैक्टर, ओके। अब मुझे क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। मैं एचसीएफ निकालता हूँ पहले। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। आप देखना, जो भी जिन दोनों के नंबर्स के बीच में आपको एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, उनके बीच में आपको कॉमन नंबर देखना है। 2 है, कितनी बार है, 2 एक ही बार है, ओके। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 ही होगा। इस वाले फैक्टर्स को देखो, 20 के फैक्टर्स को देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 है 2 बार मल्टीप्लाइड बाई 5, ओके गॉट इट। और ये तो है ही 2 × 3 इसका, ठीक है। एचसीएफ निकला 2 एक बार कॉमन, यहाँ भी एक बार आया और यहाँ भी एक बार, तो 2 एक बार कॉमन, मतलब एचसीएफ 2 है। अब एलसीएम को देखो, एलसीएम को हम लोग करते कैसे थे, यहाँ पे देखो इस वाले में एलसीएम को हम लोग ऐसे लिखते थे, 2 दोनों में कॉमन है, 2 लिखा, बचा ये वाला 2 लिखा, बचा 5 और 3, बचा 5 और 3 आया क्या लास्ट में, ये 2 2 बार मल्टीप्लाइड बाई 5 और मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ऐसे लिखते हैं। या फिर सीधे 2 2 are 4 4 are 20 23 are 60 आया आपका एलसीएम। लेकिन एलसीएम करने का जो तरीका है ना बेस्ट, अब सोचो ये तो 2 बार आया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये 15 बार आएगा कॉमन, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करते जाओगे, 2⁻15 ऐसे करते जाओगे कि 2⁻15 लिखोगे सीधा, तो ये तरीका सही है ना। तो यहाँ पे देखो एलसीएम क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन होगा ना, यहाँ पे 2 कॉमन है राइट, 2 का आप देखो कि हाईएस्ट पावर किस में है, हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये 2⁻2 हाईएस्ट पावर है, इसको लिख दो। जो कॉमन था ना इन दोनों के बीच में, उसमें देखो हाईएस्ट पावर कौन है, हाईएस्ट पावर ही है 2, इसको लिख दो, इसको इग्नोर करो, इस 2 वाले को, इस वाले 2 को। बचा क्या, बचा 3 बचा और 5 बचा, ये देखो ये सेम है ना। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पे देखो इसका निकालना है आपको, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404। आपको एचसीएफ निकालना है पहले इनका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, और हेंस फाइंड देयर एलसीएम, फिर आपको एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले फैक्टर्स निकालूंगा। 96 के फैक्टर्स है 248 टाइम्स, 224 टाइम्स, 212 टाइम्स, 26 टाइम्स एंड 23 टाइम्स राइट। 1 2 3 4 5, 96 के फैक्टर्स है 2⁻⁵ मतलब 2 5 बार है, 1 2 3 4 5 और एक 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है 404 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 टाइम्स, 2 1 0 1 टाइम, ओके। फर्दर फैक्टर्स नहीं निकल सकते इसके,
तो जो 404 के फैक्टर्स है वो है 2 2 बार मल्टीप्लाइड बाई 101, राइट। अब इसके बाद देखो HCF निकालना है आपको। HCF में क्या बोला मैंने, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। 2 2 बार है, इधर 5 बार है, तो 2 बार तो कॉमन निकाल ही सकता हूँ मैं। 2 2 बार क्या है, कॉमन है, मतलब 4 आपका क्या आएगा, HCF, राइट। अब LCM निकालो। LCM निकालने का देखो, LCM तो ऐसे भी निकाल सकते, 2 तरीके LCM निकालने के। यहाँ पे मैं LCM मैंने क्या बोला, जो कॉमन होगा, जो कॉमन होगा उसमें हाइस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 5 है, तो इसी को लो, इस वाले को इग्नोर करो, बचा क्या 3 और 101। ऐसे भी LCM निकाल सकते हैं, और दूसरा भी तरीका है, आपको पता है अगर 2 नंबर्स है तो इन दोनों का LCM मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का HCF, राइट। LCM ऑफ A एंड B एंड मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A क्रॉस B। पता है ना कि 2 नंबर्स का अगर गिवन है, उनका LCM मल्टीप्लाइड बाय उनका HCF होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। तो मेरे पास LCM निकालना है, मुझे HCF भी गिवन है। LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स A क्रॉस B। तो इस फार्मूला को लगाने से मैं LCM निकाल सकता हूँ। तो LCM होगा बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाय HCF, राइट। तो LCM होगा बराबर, 2 नंबर्स कौन कौन थे, 96 एंड 404, 96 एंड 404 डिवाइड बाय HCF, राइट। HCF क्या निकला था हमारा, HCF निकला था 4, तो 4 को मैं मल्टीपल करूँ, 4 1 जार 101 टाइम्स, राइट। तो 96 को 101 से मल्टीपल करना है, सीधे करोगे या फिर ट्रिक से करोगे। 96 को मैं मल्टीपल करूँगा, मैं लिखूँगा 100 प्लस 1, राइट। ये आएगा 96 को पहले इसके साथ मल्टीपल करो, 9600 प्लस 96 मतलब 9696। ऐसे करो, या फिर दूसरा तरीका बताता हूँ, यहाँ पे सीधा वो डायरेक्ट मल्टीपल करो। 96 1 जार 96 9 कैरी, 96 0 जार 0 9 लिखो, 96 1 जार 96, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो समझ आया प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग कैसे HCF और LCM निकालते हैं। अब 3 नंबर्स है, इनका LCM और HCF निकालना है। 6 है, 72 है, 120 है। 6 के फैक्टर 2 3, 72 के फैक्टर 2 36 टाइम्स, 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। 120 के फैक्टर्स 6 के 72 क्या 120 के निकालने हैं। 2 6 जार 12, 2 30 टाइम्स, 2 15 टाइम्स एंड 3 5 टाइम्स। ओके, लिख दो इनको। 6 के फैक्टर 2 3 एक बार, ओके। 72 के फैक्टर्स 2 2 बार 3 बार, 2 3 बार, ओके 3 2 बार, राइट। 2 2 2 एंड 3 2 3 बार आया, 2 रेज़्ड टू पावर 3, और 3 2 बार है, 3 2 टाइम्स, ओके। 120 के फैक्टर्स लिखो, 2 2 2 मतलब 2 रेज़्ड टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 5, ओके। अब निकालो आप HCF पहले, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में देखो कॉमन क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, ओके। कितनी बार कॉमन है 2, मिनिमम 2 एक बार, और 3 भी कॉमन है, मिनिमम एक बार 3 भी तो कॉमन है। इधर 3 एक बार, इधर 2 बार, इधर एक बार, तो एक बार तो कॉमन है ही, मतलब 2 एक बार 3 एक बार, मतलब 6 आया HCF। अब LCM निकालो, LCM निकालना है 3 नंबर्स का। LCM में मैंने बोला था जो कॉमन है उनमें देखो हाइस्ट पावर क्या, हाइस्ट पावर है 2 रेज़ पावर 3, इसको कंसिडर करो, बाकी को इग्नोर करो। 3 है, और लेकिन हाइस्ट पावर क्या है, 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बच्चा 5, और ये होगा आपका LCM। 2 रेज़ पावर 3 का मतलब है 8, और 3 रेज़ पावर 2 का मतलब है 9, और क्योंकि ये 3 × 3 होता है 9, ये 2 × 2 × 2 2 4 8, 3 स्क्वायर मतलब 9, और मल्टीप्लाइड बाई 5। एक्चुअली ये जो 3 है ना, 3 रेज़ टू द पावर 2, इसका मतलब क्या, इसका मतलब 3 को मल्टीपल किया गया है 3 के साथ 2 बार। अगर 3 रेज़ पावर 4 होता है, मतलब 3 को मल्टीपल किया गया है 3 के साथ 4 बार। ये तो एक्सपोनेंशियल पावर्स में क्लास 8 में पढ़ाई होगा आपने, राइट। ओके, 8 × 9 × 5, 8 9 जार 72, 72 5 टाइम्स होता है 360। तो आपको HCF भी निकला, आपको LCM भी निकला, यही निकालना था ना, HCF एंड LCM। चलो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो हमको पढ़ना था डेफिनेशन, हमने पढ़ ली डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली, वो थ्योरम भी पढ़ ली, राइट। अब हम लोगों का जो मेन टॉपिक है, यहाँ पे मेन सब टॉपिक बोल सकते हैं, वो है प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, हम लोग के पास एक मेथड है, वो है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड। तो देखो मुझे प्रूव करना है कि √2 एक रैशनल नंबर है। मैं यहाँ पे एजम्पशन लूँगा, इस कंट्राडिक्शन मेथड के थ्रू मैं इसको प्रूव दूंगा। इसको मैं प्रूफ जो दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड, राइट। मैं इसका जो प्रूफ है कंट्राडिक्शन मेथड से दूंगा, तो इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एजम्पशन लेते हैं। क्या लेते हैं, एजम्पशन। मुझे प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। मैं एज्यूम करूँगा कि √2 इरेशनल नहीं, क्या है, रैशनल है। मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा एज्यूम √2 इज़ ए रैशनल नंबर। अगर √2 रैशनल नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज √2 को मैं लिख सकता हूँ P/Q फॉर्म में, जहाँ पे वेयर
P, Q are co-prime integers and Q not equal to 0, right? Q not equal to 0. मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर मैंने एज्यूम किया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब मैं इसको p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ. लिखा मैंने √2 को लिखा मैंने p/q फॉर्म में, जहाँ पे p और q क्या है, को-प्राइम इंटीजर्स है. साथ ही साथ डिनोमिनेटर में जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा. अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, विच इम्प्लाइज √2 मल्टीप्लाइड बाई q इज इक्वल टू p. मुझे यहाँ पे रूट नहीं चाहिए, ये जो रूट है यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए. मैं क्या करता हूँ, मैं रूट को हटाता हूँ, मैं करता हूँ स्क्वायरिंग करता हूँ. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा कि √2 मल्टीप्लाइड बाई q होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ये जो स्क्वायर है इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है. देखो p मल्टीप्लाइड बाई q होल स्क्वायर का मतलब है p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई q स्क्वायर. तो ये जो स्क्वायर है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इस पर भी और इस पर भी. तो √2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. ओके, होगा बराबर, ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. तो इसको मैं डब्बा बनाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ इक्वेशन फर्स्ट. ओके, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, राइट. अब यहाँ पे इसका मतलब ये भी है, यहाँ इसको नीचे लिखता हूँ, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. इसको मैं लिख सकता हूँ ना, q विच इम्प्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई 2. कोई प्रॉब्लम, इसको मैं आराम से लिख सकता हूँ, q स्क्वायर 2 को इधर डिवाइड करूँगा. अब यहाँ पे देखो, जो ये p स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, इसका मतलब है कि 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2p को भी डिवाइड करेगा. सिंपल सी बात है. अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 4, अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 16 को 2 डिवाइड कर रहा है, राइट. अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये तो 4 का स्क्वायर है ना, अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा. इसलिए कर रहा है क्योंकि 2 4 का फैक्टर है, 2 4 स्क्वायर मतलब 16 का भी फैक्टर है. तो यही कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे p स्क्वायर बाई 2 है. इसका मतलब है इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स p. सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ p. अगर 2 ने p स्क्वायर को डिवाइड किया, इसका मतलब 2 ने p को भी डिवाइड किया. अगर 2 p को डिवाइड करे, इसका मतलब 2 क्या है, फैक्टर है p का. ओके, 2 अगर फैक्टर है p का, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे देखो 4/2 जब मैंने लिखा था, मैंने 16/2 भी लिखा. मैंने बोला ये 4 का स्क्वायर होता है ना, मैंने बोला 2 अगर इसको डिवाइड कर रहा है, 2 अगर इसको डिवाइड, कुछ आंसर तो मिलेगा ना. 4/2 से क्या मिलता है मुझे 2 मिला. अच्छा, 16/2 से क्या मिला मुझे, 8 मिला. तो यहाँ पे अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है कि 2p को डिवाइड कर रहा है, तो ये मुझे किसी वैल्यू के बराबर तो मिलेगा ना. मैंने माना लेट इट बी इक्वल टू m. ओके, विच इम्प्लाइज अगर मैंने इसको माना कि 2p को डिवाइड कर रहा है क्योंकि इसका फैक्टर है, इसको माना मैंने ये अगर डिवाइड कर रहा है तो ये मैंने माना कुछ वैल्यू देगा उधर से, वो मैंने माना m, विच इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 2m, राइट. p इज इक्वल टू 2m. अब जो वैल्यू है p इज इक्वल टू 2m, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में यूज़ करता हूँ. इस इक्वेशन में यूजिंग वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. लेकिन p का बदला मुझे यूज़ करना है 2m इसी का स्क्वायर, राइट. p ये 2m p का वैल्यू है. इस इक्वेशन के हिसाब से ये p स्क्वायर है, मतलब 2m स्क्वायर आएगा, विच इम्प्लाइज 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर. स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 पे भी और m पे भी, राइट. 2 इसके साथ कटेगा 2 बार, विच इम्प्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर. ओके, और आई कैन राइट इट एज q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर, राइट. m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइड बाई 2. सेम प्रोसेस, सेम मेथड. इसका मतलब है 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 also divides q, right. 2 also divides q, so 2 is a factor of q, 2 is a factor of q. अगर 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 2q को भी डिवाइड करेगा. अगर 2q को भी डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है 2 उसका फैक्टर होगा, 2 इज ए फैक्टर ऑफ q. तो हम लोग को ये पता चला कि 2p का भी फैक्टर है और 2q का भी फैक्टर है, जो कि हमारे एजम्पशन के अगेंस्ट जा रहा है. हमने एज्यूम किया था √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है. हमने एज्यूम किया था कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, जहाँ पे उसको मैंने p/q फॉर्म में लिखा था, क्योंकि रैशनल नंबर है तो p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम इंटीजर्स, मतलब उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है. लेकिन हमारी एजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग हो गई, क्योंकि p और q के बीच सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर नहीं, यहाँ पे मुझे 2 भी कॉमन फैक्टर मिला. 2 यहाँ पे मिला फैक्टर ऑफ p, 2 यहाँ पे मिला फैक्टर ऑफ q. सो एज लिखता हूँ, एज 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, so
our assumption was wrong. Assumption that root 2 is a rational number was wrong. Okay. सो एज 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 2 दोनों का कॉमन फैक्टर निकला। सो जो हमारी एजम्पशन थी कि रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, वो क्या थी? रॉन्ग। हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। सो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट इस टॉपिक का के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था इंपॉर्टेंट, वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।